हेलो चिड़िया, एडवांस हैप्पी न्यू ईयर। क्योंकि मैं तो आज रात को दुबई चली जाऊंगी, तुम्हें तो पता है ना 12 बजे मुझे बुर्ज खलीफा पर होना है और मैंने हैप्पी न्यू ईयर की सेलिब्रेशन अपनी आंखों से देखनी है। हर साल की तरह इस बार भी मैं बुर्ज खलीफा पे ही मनाऊंगी अपना हैप्पी न्यू ईयर। लेकिन गोरी बहन, अपने देश की बात ही अलग होती है। अपने लोगों के साथ मिलकर खुशियां बांटना बहुत अच्छा लगता है। हर बार ही आप देश से बाहर चली जाती हैं, इस बार आप हमारे साथ मिलकर खुशियां बांटे, हमारे साथ मिलकर सेलिब्रेशंस करें हैप्पी न्यू ईयर की। हाँ, तुम गरीबों के पास और तो कुछ होता ही नहीं सिवाय जान देने के। अब अपना जान अपने पास रखो, मैं तो चली। ऐसा कहते हुए गोरी वहाँ से चली जाती है। वो सीधा उन लोगों के पास जाती है। मैंने कहा एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर बोल दूं, क्योंकि मैं तो दुबई जा रही हूँ, दुबई बुर्ज खलीफा पे। अरे गोरी, तुम क्या जानो अपने देश की बात। अपने देश की बात तो सबसे अलग है। इस जंगल के सभी पक्षी मुझसे जलते हैं, क्योंकि मैं ठहरी इतनी अमीर और तुम ठहरे गरीब पक्षी। अच्छा चील माँ जी, मैं तो जा रही हूँ दुबई, आपको हैप्पी न्यू ईयर एडवांस में। जब तक कि तुम खुद अपने तजर्बे से नहीं सीखोगी तब तक तुम्हें पता नहीं चलेगा कि अपने देश की बात सबसे अलग है। गौरी, तुम सभी जंगल के पक्षियों को नीचा दिखाने के लिए जाती हो ना हर साल दुबई, लेकिन हम भी यहाँ खूब मजे करते हैं। जो पक्षी हो ही सबसे नीचे, उनको नीचा क्या दिखाना, मैं चली। अरे बुलबुल, 3 दिन की छुट्टी दे दे मेरे जग्गू को, क्योंकि मेरा बेटा मेरे साथ दुबई जा रहा है। हम जा रहे हैं दुबई हैप्पी न्यू ईयर मनाने के लिए। ठीक है, मैं छुट्टी तो दे देती हूँ, लेकिन गौरी बहन आपको भी हमारे साथ मिलकर अपने ही देश में हैप्पी न्यू ईयर मनाना चाहिए। हर बार की तरह आप इस बार भी बाहर चली जाएंगी। चल भाई जग्गू, हमें पैकिंग भी करनी है। यहाँ पर तो सभी जान देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। चल हम चलते हैं। फिर सभी पक्षी गोरी को अलविदा कहते हैं और गोरी और कालू वहाँ से चले जाते हैं। वो तो खुशी खुशी एयरपोर्ट पर आ जाते हैं और वहाँ से अपनी फ्लाइट का इंतजार करते हैं। कुछ देर में गोरी और कालू फ्लाइट में बैठ के चले जाते हैं। मैं चली बन के हवा। कुछ ही देर में सेलिब्रेशंस शुरू होने वाली थी और फिर वो सेलिब्रेशंस एंजॉय करते हैं। इधर चिड़िया और बाकी के पक्षी भी अपने देश में बैठ के केक काटते हैं और सेलिब्रेशंस करते हैं। वो बहुत खुशी खुशी मिल बांट के खुशियां बांटते हैं। हाय कालू, अच्छी कालू, मुझे तो बहुत अच्छी जुकाम हो गया। यहाँ पर तो पक्षी को पक्षी ही कोई नहीं समझता, मुझे कोई पूछ ही नहीं रहा। हाँ गोरी, और तो और डॉक्टर्स भी पक्षी को पक्षी नहीं समझते इधर के, तो अब हमें चलना चाहिए। अच्छा कालू, कब घर पहुँचेंगे हम? कुछ देर में वो दोनों घर पहुंच जाते हैं। गोरी, यहाँ तो बहुत तेज बारिश है। अब मुझे बताओ इस बारिश में भोजन कहाँ से खाएंगे हम? अच्छी, और कालू, इस बारिश में भोजन की कमी तो है ही है, हमें तो कोई पक्षी अब पूछेगा भी नहीं। चिड़िया, तुमने सुना है गोरी घर आ गई है और वो बहुत बीमार है। मिठू भैया, अगर ऐसी बात है फिर तो हमें अभी गोरी के पास जाना होगा, उसकी तबीयत पूछने के लिए। फिर चिड़िया थोड़ा सा सूखा दाना उठाती है और गोरी और कालू के पास चली जाती है। ये लें गोरी, ये मैंने मुश्किल वक्त के लिए जमा करके रखा था, आप ये खा लीजिए, आपकी तबीयत खराब है मैंने सुना है। चिड़िया बहन, तुम्हें क्या बताऊं, अपने देश की बात तो अलग ही होती है। तुम सही कहती थी, वहाँ तो कोई हमें पूछता ही नहीं। हाँ चिड़िया, मुझे अब समझ आ गई है। अब मैं अच्छे से समझ गई हूँ कि अपना देश अपना ही होता है। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है और वो दोनों पति पत्नी खुश होकर वो भोजन खा लेते हैं। अब गोरी को अच्छे से समझ आ गई थी कि अपने देश का मुकाबला किसी देश के साथ नहीं होता। फिर वो सारे पक्षी हंसी खुशी रहने लगते हैं। अब ये ऊंट मेरे ऊपर बोझ के सिवा और कुछ भी नहीं, मैं इसे बेच दूंगा। मैंने इसे अपनी औलाद की तरह से पाला है, मुझे ये बहुत प्यारा है, आप इसे मत बेचिए। बस भाग्यवान, बस अब तुम तो जानती हो कि हमारे हालात ठीक नहीं, या मैं खुद खाऊं या मैं इसको खिलाऊं। बस अब सुबह होते ही मैं इसे बेच दूंगा। मैंने इसको कितना साथ दिया, मैंने इसका कितना बोझ लादा और अब ये मुझी को बेच रहा है। ये क्या मुझे बेचेगा, मैं खुद ही छोड़ के चला जाता हूँ। अगले दिन सुबह ही सुबह ऊंट रस्सी तोड़वा के भाग जाता है। वो भागते भागते जंगल में पहुंच जाता है। मैं इस अनजान जंगल में पहुंच तो गया और यहाँ बारिश भी होने लगी। मैं कहाँ जाऊँ, मैं कहाँ रात गुजारूं? वहीं से एक रानो चिड़िया गुजर रही होती है। रानो चिड़िया ऊंट को देख के वहाँ उसके पास आ जाती है। अरे ऊंट भैया, आप यहाँ के तो नहीं लगते, आप कहाँ रहते हैं और इस जंगल में क्यों आए हैं?
क्या बताऊं चिड़िया बहन, मेरा मालिक बहुत बुरा है। वो मुझे बेच रहा था, मैं वहां से भाग आया और अब देखो मेरे पास रहने को कोई ठिकाना भी नहीं। आप फिक्र मत करें, यहीं पास में पेड़ पे मेरा घर है और साथ में मेरे पास एक बड़ा सा छप्पड़ भी है, आप वहाँ रह सकते हैं। फिर रानो चिड़िया उसे अपने घर के पास ले आती है। ये देखिए ऊँट भैया, ये मेरा घर है, जो दरख्त के ऊपर है वो मेरा घर है, और जो ये पास में है ये एक झोंपड़ है, ये भी मेरा ही है। ये खाली झोंपड़ है, आप इसमें आराम से रह सकते हैं। इस तरह से आप बारिश से भी बच जाएंगे। फिर चिड़िया अपना और ऊँट का भोजन लेने के लिए चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो भोजन से भरी हुई टोकरी वापस लेके आती है। चलो अच्छा हुआ, दिन भी गुजर गया और ऊँट भैया के लिए भी भोजन ले आई, अपने लिए भी ले आई। अब सो जाती हूँ। सुबह हो जाती है, रात बीत जाती है। गौरी कवि रानो चिड़िया के घर आती है। रानो चिड़िया के घर आते समय उसकी नजर ऊँट पे पड़ती है। चिड़िया चिड़िया, ये तुम्हारे घर के बाहर ऊँट कौन है? गौरी बहन, वो इस जंगल में नए हैं और वो कि अपने मालिक से बच के यहाँ पर आए हैं। मैंने उन्हें अपने पास रहने की जगह दी है। अच्छा चलो, तुम संभालो अपने इस ऊँट को, मैं तो चली घर, कालू मेरा इंतजार कर रहा होगा। ऐसा कहते हुए गौरी कवि वहाँ से वापस अपने घर चली जाती है। कालू, ये सारी बात सुनने के बाद क्या तुम्हारे दिमाग में भी कोई खराफाती आइडिया आ रहा है जो मेरे दिमाग में आ रहा है? हाँ गोरी, मैं तो ये सोच रहा था कि आज ही हम उसे भिला पुसला के अपने घर ले आते हैं और फिर उसके मालिक से मुंह मांगी कीमत मांगेंगे उसे लौटाने के लिए। अरे वाह, आप पता चला ना कि तुम मेरे पति हो, गौरी कवि के पति। हाँ चलो, हम ऐसे ही करते हैं। फिर वो दोनों बहुत सी मिठाई और भोजन लेके ऊँट के पास जाते हैं। चिड़िया भोजन की खोज को गई होती है और ऊँट के पास वो दोनों आके बैठ जाते हैं। ऊँट भैया, हम चिड़िया के दोस्त हैं और ये मिठाई हमें चिड़िया ने दे के भेजी है तुम्हारे लिए। हाँ ऊँट भैया, चिड़िया ने ये कहा है कि जल्दी से मिठाई खा के मेरे पास आ जाओ, वो मुसीबत में है। क्या क्या कहा तुमने? चिड़िया मुसीबत में है? मेरी दोस्त मुसीबत में है, मुझे ले चलो। हाँ हाँ ऊँट भैया, हम भी तो तुम्हें इसीलिए कहने आए हैं कि जल्दी चलो। बस फिर क्या था, ऊँट उन दोनों के पीछे पीछे चलने लगता है और वो दोनों शैतान कवे अपने घर में ले आके ऊँट को बांध देते हैं। हा हा हा, अब तुम यहीं रहोगे हमारे कैदी बन के। अरे मेरे क्या नसीब हैं, अगर वहाँ किसान से बचा तो यहाँ पर आके इन शैतान कवों के हाथ लग गया। मैं कहाँ जाऊँ? इधर किसान को भी अपने किए पे बहुत पछतावा होता है। वो भी मारा मारा ढूंढने लगता है। वो ऊँट को ढूंढते ढूंढते जंगल में आ जाता है और जंगल में खोज करते करते वो चिड़िया के घर तक पहुंच जाता है। चिड़िया, क्या तुमने यहाँ पर किसी ऊँट को देखा है? हाँ, मैंने उस ऊँट को देखा है, लेकिन मैं तुम्हें उसका पता क्यों बताऊं? तुम बुरे इंसान हो। तुम ऊँट भैया को बेच देना चाहते थे, इसीलिए वो वहाँ से निकल गया। वो मेरे पास आया था। हाँ चिड़िया, मुझे अपने किए का बहुत पछतावा है। अब मैं ऊँट को बहुत प्यार से रखूंगा, मुझे उसके पास ले चलो। अगर तुम्हें सच्ची में ही पछतावा है तो चलो मेरे साथ। शैतान कवों ने उसे बंदी बना लिया है। फिर चिड़िया किसान को ऊँट के पास ले आती है। ऊँट भैया, देखिए तो कौन आया है। सुबह का भूला जब शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। मेरा बच्चा, मैं तेरे से बहुत शर्मिंदा हूँ। आइंदा के बाद मैं तुझे बहुत खुश रखूंगा। अब मुझे माफ कर दे और चल अपने घर चल। कालू और गौरी भी आवाजें सुन के बाहर आ जाते हैं। इससे पहले कि वो कुछ बोलते, चिड़िया उनसे कहती है, दुष्ट और चोर कवो, तुम क्यों चुरा के ले गए थे ऊँट भैया को मेरे घर पर से? अब उनका मालिक आ गया है। इससे पहले कि वो कुछ बोलते, किसान जोर जोर से उन्हें लाते मारता है। अये अये कालू कालू, मेरी पीठ टूट गई, मैं क्या करूँ? हाय, और मेरा पंख टूट गया। फिर ऊँट और उनके मालिक खुशी खुशी रहने लगते हैं। पूरे जंगल में भगदड़ मची थी। सभी जानवर और पक्षी अपनी अपनी जान बचाने में लगे थे। सभी ही भाग रहे थे क्योंकि जंगल में कहीं से कोई शेर आ निकला था जो सभी का ही शिकार कर रहा था। जानवर तो जानवर, पक्षी भी उसके गजब से बच न सकते थे। हाँ, अनाज और फलदार पौधों के पास बैठ जाता हूँ, जैसे ही कोई पक्षी आएगा पकड़ लूंगा। कालू भैया, गौरी बहन और मिठू भैया, कुछ न कुछ तो हमें करना ही होगा। जैसे बेचारी सोनी कवि अब विधवा हो गई, हमारे बच्चों की भी तो जान को खतरा है और हमारे भी। सोनी बहन, तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारा जीजा नहीं, मैं तुम्हारा भाई हूँ। भाई, तुम मेरे घर में ही रहोगी अब से। बाकी रहा उस शेर का मसला, तो वो तो एक बड़ा मसला है। मैं भी सोच रहा हूँ कि अब क्या होगा।
मेरी बहन तो विधवा हो गई, अब उसके पति तो वापस आने से रहे, लेकिन अब ये बताओ कि हम क्या करेंगे, भोजन कैसे ढूंढेंगे। ऊपर के पेड़ों पे तो अब फल रहे नहीं, सूखा दाना लेने के लिए या नीचे के पेड़ों से फल सब्जी लेने के लिए हमें नीचे उतरना होता है। हाँ, और नीचे जैसे ही उतरो वो शेर पकड़ लेता है, वो छुप के बैठता है झाड़ियों में, वो पक्षियों पे भी नजर रखता है। जैसे मेरे पति को उसने मार डाला, खा गया मेरे पति को, वो खा गया। उस शेर की दहशत तो जानवर पक्षियों पे भी इतनी थी कि अगर पक्षी कभी उड़ के जा रहे होते अपना दाना ढूंढने, जैसे ही सरसराहट होती तो वो ऊंचे पेड़ों में पत्तों के पीछे छुप जाया करते। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। अब ऊपर के पेड़ों पे बिल्कुल ही कुछ नहीं मिलता था। मम्मा मम्मा मुझे कुछ ला दो, मुझे भूख लगी है, मम्मा मुझे कुछ दो ना। जा जग्गू चुप कर जा, तेरे पापा गए हैं ऊपर के पेड़ों पे, तो तुझे पता है कुछ अब मिलता ही नहीं, सब खत्म हो गया। नीचे वो शेर नहीं आने देता, चुप कर जा। भूख लगी है मम्मा, भूख लगी है, दाना दो। मम्मा, प्यारी मम्मा, मुझसे भूख और सहन नहीं होती, मुझे भोजन ला के दें, जहाँ से भी करें। हाँ मेरी बेटी, तुम सच कह रही हो, कल से भी तो तुमने कुछ नहीं खाया, जो दाना घर में था वो भी खत्म हो गया। मैं चाहती हूँ आप दरवाजा बंद कर लें। चिड़िया वहाँ से सीधा कालू कौवा और गौरी कवि के घर चली जाती है। कालू भैया, मैं भोजन की खोज के लिए जा रही हूँ, अगर कुछ मिला तो जग्गू के लिए भी ले आऊंगी, और अगर मैं ना लौटूं तो मेरी गुड़िया आपके पास अमानत है, उसका ख्याल रखना। बस इतना ही कह के पारो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। वो भोजन की तलाश में बहुत दूर उड़ती है। दूर जाके उसे एक छोटा सा पौधा मिलता है जिसपे आम लगे हुए थे। पौधा यूं तो बहुत छोटा था लेकिन आमों से लदा हुआ था। चिड़िया जैसे ही आके बैठती है, पीछे से शेर झपट्टा मार लेता है। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मेरी गुड़िया भूखी है, मुझे अपनी बच्ची के पास जाने दो, मुझे उसके लिए भोजन लेके जाने दो। मैं वैसे भी इतनी छोटी हूँ, तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। यही छोटे पक्षी और जानवर तो मेरे हथे आते हैं, बड़े तो भाग जाते हैं। आखिर मैं बुढ़ा जो हो गया हूँ, तुम्हें छोड़ दिया तो मैं क्या खाऊंगा। दूसरी तरफ जंगल के उस इलाके के कुछ पक्षी डंडा लेके शेर का पीछा कर रहे होते हैं। वो जैसे ही शेर को देखते हैं, डंडों के साथ उस पर टूट पड़ते हैं। वो वार पे वार करते हैं। शेर बेहोश होने वाला होता है और वो चिड़िया को छुड़वा के वहाँ से ले जाते हैं। चिड़िया अपने घर तो आ गई थी, लेकिन खौफ के कारण उसकी तबीयत खराब हो जाती है। मुझे माफ़ कर दें मम्मा, मुझे माफ़ कर दें, ना मैं आपको भोजन के लिए जिद करती और ना आपका ये हाल होता। खुद को दोष मत दो मेरी प्यारी बच्ची, भोजन तो आखिर लाना ही था, तुम्हारे लिए भी और अपने लिए भी। मेरी जान बच गई, यही भी बहुत है मेरी प्यारी बेटी। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक सुबह तेज़ बारिश शुरू हो जाती है। बारिश तो 2 दिन तक जारी रहती है। बारिश इतनी तेज थी कि पक्षी अपने घरों से निकल भी नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी क्या, आखिर भोजन तो खोज करना ही था ना। पक्षियों ने अपने बच्चों को जो खिलाना था। बस कौवा और रानो चिड़िया वहाँ से जाते हैं भोजन की खोज के लिए। वो बारिश में ही उड़े जा रहे होते हैं कि रास्ते में उसको शेर दिखाई देता है। तेज बारिश के कारण शेर बहुत बीमार हो गया था और वो चिल्ला रहा होता है। चिड़िया तुरंत उसके पास आ जाती है। शेर जी, आपको क्या हो गया? आपको तो बहुत तेज बुखार है। मैं भूखा हूँ और मुझे बुखार भी है और मेरे पास रहने की भी जगह नहीं। आप परेशान ना हो शेर जी, यहीं पर एक गुफा है, मैं आपको वहाँ छोड़ आती हूँ। फिर चिड़िया अपने घर से उसके लिए गरम गरम सेवियाँ लेके आती है। शेर बहुत खुश हो जाता है। मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, लेकिन तुम अपनी जान को जोखिम में डाल के मेरे लिए इतना कुछ कर रही हो चिड़िया। शेर जी, मेरी बड़ों ने मुझे ये सीख दी है कि कोई भी मुसीबत में हो तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए, हमें सबके साथ भला करना चाहिए। सिर्फ तुम ही हो चिड़िया जिसने मेरे बारे में ऐसा सोचा। बाकी जवान शेरों ने मुझे अपने जंगल से भी निकाल दिया। मेरे परिवार ने भी मेरा ख्याल नहीं किया, उन्होंने भी मेरी परवाह नहीं की और मैं अपना जंगल छोड़ के यहाँ आ गया। इसीलिए मैं वैशी बन गया और मैं सभी पक्षी और सभी जानवरों को खाने लगा, पकड़ने लगा। अगर ऐसी बात है तो शेर जी, आप हमारे महाराज क्यों नहीं बन जाते? हमें एक महाराज की ज़रूरत है। मैं ऐसा करती हूँ, आज ही पक्षियों से बात करती हूँ। आपको भी वचन देना होगा, आप एक अच्छे महाराज बन के जनता का ख्याल करेंगे और आप एक अच्छे शेर बन के रहेंगे।
शेर को ये कहने के बाद चिड़िया वहाँ से उड़ती हुई चली जाती है। अगले दिन वो सभी ही पक्षियों को इकट्ठा करती है और उनसे बात करती है। इस तरह से पक्षियों हमें एक अच्छे महाराज मिल जाएंगे और उनको एक जंगल मिल जाएगा, अपना घर मिल जाएगा। हाँ चिड़िया, कहती तो तुम ठीक हो, हमारे जंगल में कोई महाराज भी तो नहीं है, इसीलिए कोई ना कोई शिकारी जानवर आके हमारा शिकार करता रहता है और शिकारी पक्षी भी हमें बहुत तंग करते हैं। तो बस ठीक है, अगर शेर जी ये वचन देने को तैयार हैं कि वो हमारी रक्षा करेंगे तो मैं आज ही सभी जानवरों से बात करता हूँ। जानवर अगर मान जाएंगे तो सभी पक्षी भी मान जाएंगे। हम इन्हें आज ही महाराज बनाते हैं। सुबह हो जाती है। चिड़िया और कबूतर ने सभी जानवरों से बात कर ली थी। चिड़िया शेर के पास जाती है। उठे महाराज जी, सभी पक्षी और जानवर आपका इंतजार कर रहे हैं। क्या कहा महाराज? और मैं महाराज हूँ? चिड़िया, तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। फिर चिड़िया शेर को लेके वहाँ से चली जाती है और वहाँ आ जाती है जहाँ सभी जानवर इकट्ठे हुए थे। जानवर और पक्षी महाराज के इंतजार में इकट्ठे हुए थे एक जगह पर। बस फिर क्या था, चिड़िया और शेर भी पहुँच जाते हैं। उनमें से गाय बोलती है, महाराज जी, हम आपको महाराज बनाते हैं। महाराज की जय हो, लेकिन आपको भी वचन देना होगा। आप हम सब की रक्षा करेंगे और आप हमारा शिकार नहीं करेंगे। आप सभी ने मेरे लिए इतना किया है तो मैं भी वचन देता हूँ, मैं आप लोगों का शिकार कभी नहीं करूँगा और बाकी के शिकारी जानवरों और पक्षियों से भी आपकी हिफाजत करूँगा। आज से इस जंगल को और आप लोगों को कोई बुरी नज़र से नहीं देख सकेगा, ये मेरा वादा है। फिर सभी जानवर और पक्षी खुशी से महाराज की जय हो के नारे लगाने लगते हैं। जंगल में खुशहाली फिर से लौट आती है। सभी पक्षी और जंगल के जानवर खुशी खुशी और आज़ादी के साथ अपना भोजन ढूंढते और रहते थे। तो प्यारे बच्चों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि बुराई को हमेशा अच्छाई से और प्यार से काटा जा सकता है। बुराई को कभी बुराई से नहीं मारा जा सकता। आपका धन्यवाद।